जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हिंदी साहित्य, ठीक है। तो हिंदी साहित्य पे चर्चा करेंगे। कोशिश ये हम लोग की रहेगी कि जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं मेंस, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, 2 3 4 क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे हिंदी साहित्य के। मान के चलिए 3 क्वेश्चन टारगेट, जितना हो जाए जितना हो जाए। क्वेश्चन का टारगेट 30 मिनट से लेके 40 मिनट में हम लोग। फॉर्मेट ऐसा रहेगा, 1-to-1 डिस्कशन रहेगा। मैं पूछूंगा, ये बताएगा। हाँ, तो ये पूछेंगे, मैं बताऊंगा, और हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 1-to-1 डिस्कशन करने की, और प्रॉपर इस बात पे फोकस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले बड़े भैया क्वेश्चन पूछेंगे, और हम लोग ये करेंगे कि उसमें इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, मेन बॉडी क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। हम लोग इस तरह से आंसर देने का यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये खास तौर पे जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं या अगली बार भी अगर आप देने की सोच रहे हैं, और हिंदी आपने अगर रीड की है, देखिए अगर हिंदी रीड नहीं किया है, डायरेक्ट देंगे तो आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो नीचे अगर आप डायरेक्ट अगर सोच रहे हैं कि यहाँ से आप हिंदी सीख लेंगे, तो वो संभव नहीं है। आपको कम से कम एक बार पढ़ा होना चाहिए। तो आप ये सीख पाएंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे करना है, मेन बॉडी कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, ठीक है। चूंकि मैंने एक ग्रुप भी बनाया इस बार के, जो लोग एग्जाम दिए, मैं उन लोग को मतलब फ्री में गाइड भी कर रहा हूँ, और निःशुल्क तरीके से मैं गाइड भी कर रहा हूँ हिंदी लिटरेचर में खास तौर पे। तो ये वीडियो मेनली उनके लिए ज्यादा है ना, कि भाई आप लोग देख लो, क्वेश्चन आता है तो इस तरह से रिएक्ट करना, इस तरह से सोचना है क्वेश्चन को। तो उन लोग के लिए ये ज्यादा मतलब फोकस्ड है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पूछिए। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का क्षेत्र अगर आ जाए टिप्पणी करने के लिए। हिंदी भाषा का क्षेत्र पे टिप्पणी करने के लिए, हाँ, तो क्या बताना है? ठीक है, पर टिप्पणी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में ये कोशिश करूंगा, इंट्रोडक्शन में बताने की, कि हिंदी संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत, ठीक है, भारतीय राजभाषा, या इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के तहत राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो मतलब इंट्रोडक्शन में संवैधानिक प्रावधान बता दूंगा कि हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और ये जो है, चूंकि इसका विकास संस्कृत से वियुक्तिकरण की प्रक्रिया में हुआ, और विभिन्न सरलीकरण की प्रक्रिया में हुआ, तो यह विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों के साथ, जैसे जैसे भारतीयों ने प्रवास किया और अन्य स्थानों पर गए, तो हिंदी भी उस हिसाब से फैली है, ठीक है। इसके क्षेत्र को मूलतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, फिर आ जाएंगे 3 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ क्या करूंगा, एक मैप भी बनाऊंगा, ठीक है, एक मैप भी बनाऊंगा। वर्ड मैप नहीं बनाऊंगा, बेसिकली इंडिया का मैप बना दूंगा। वर्ड मैप बनाया जा सकता है, वर्ड मैप थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा इंडिया के मैप में ना, इन सब में तो दिखाओगे। हाँ, तो वो क्या करेंगे ना, वो दिखा देंगे इसी में, इंडिया में आउटर क्षेत्र दिखा देंगे। मतलब देखो, मैं क्या करूंगा, एक वर्ड मैप में ये बता दूंगा, ये प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र, मतलब भारत का मैप ही बनाओगे? भारत का मैप ही बनाएंगे। मैं रहता था इसमें विश्व का मैप बनाता हूँ वाला, ऐसा बहुत छोटा जानते हो वो, फिर क्या होगा, उसमें प्राथमिक क्षेत्र दिखाने में दिक्कत होगी, क्योंकि भारत ही इतना छोटा हो जाएगा, और हमको यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र भारत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, एरो निकाल के दिखा दिए कि ट्रिनिडाद टोबैगो, ये ज्यादा बढ़िया, एग्जैक्टली, एक दो शॉर्ट्स में बता दिया, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, एक मैप भी बनाऊंगा, इसमें प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। तो प्राथमिक क्षेत्र मूलतः वे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी को राजकीय भाषाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, या मुख्य बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये राजस्थान मतलब बहुत है, मैं बोल दूंगा मुख्यतः 10 पट्टी के क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, तो ये बोल दूंगा यहाँ पे है। फिर यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे भी हिंदी पूरी तरह से एक मतलब एक निष्ठ नहीं है, एक प्रकार की नहीं है, अलग अलग बोलियों में भी विभाजित है हिंदी। तो हिंदी अपने मतलब भाषाई रूप से तो हिंदी है, लेकिन ये बोलचाल में हिंदी के विभिन्न रूप प्रयोग किए जाते हैं। सकते हैं कि समाज भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। हाँ, तो इसको ये बता, बिल्कुल, तो एक कीवर्ड यूज करता है समाज वैज्ञानिक। ये प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र हेडिंग डाल के मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे भी अवधी, ब्रिज, ठीक है, अवधी, ब्रिज, भोजपुरी इत्यादि विभिन्न बोलियों में हिंदी विभाजित है। यहाँ पे क्या करूंगा, एक लाइन लिख दूंगा, 4 कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बानी, यही है ना, 4 कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बानी। तो ये बात बता दूंगा, एक छोटी सी लाइन ऐड कर दूंगा, और बताऊंगा कि ये मतलब मुख्य क्षेत्र है। फिर बताऊंगा द्वितीय क्षेत्र में जहाँ पे प्राथमिक भाषा नहीं है, प्राथमिक भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन द्वितीय लोग इसे समझते हैं, बोलते रहते हैं, और आराम से इसको एक तरह से कह सकते हैं एक संवाद की भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में यूज कर, सेकेंडरी लैंग्वेज। तो ये बता देंगे। अब इसमें कौन कौन सा है, मुख्यतः बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, मराठी क्षेत्र हो गया, और हिंदी के अगल बगल का उड़िया, मतलब हिंदी कश्मीर, मतलब जो हिंदी प्रदेश है उससे सटे हुए क्षेत्र, ठीक है। तो ये बता दूंगा द्वितीय क्षेत्र, जहाँ पे मुख्य भाषा नहीं है लेकिन ये है, ठीक है। और इसमें बता देंगे, अब ये इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब फिर तीसरे पे बताएंगे तृतीय क्षेत्र में कह देंगे कि जहाँ पर हिंदी प्राथमिक द्वितीय बोलचाल की भाषा नहीं है, परंतु इसमें या तो अनुसंधान एवं विकास होता है, या तो शैक्षणिक उद्देश्यों से, वही अनुसंधान एवं विकास होता है, या शैक्षणिक उद्देश्य होता है, और IT रिवोल्यूशन के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी हम इसको बोलेंगे क्या है, संचार
की क्रांति के कारण उत्तर भारतीयों के प्रवसन के माध्यम से भी पहुंची है। तो जैसे भारत में भी दिखा देंगे, बंगलुरु कर्नाटक ये वाला छोटा सा क्षेत्र हो गया जहाँ पे आईटी केंद्र है, हैदराबाद भी आईटी केंद्र है। फिर दिखा देंगे भारत के बाहर जैसे यूएसए, बता देंगे विश्व के विभिन्न विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में इस पे रिसर्च किया जाता है। एवं अन्य देश भी हैं जैसे मॉरिशस, चूंकि भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं, मॉरिशस, फिजी इत्यादि में ये यहाँ पे यहाँ की संस्कृति में कई बार रामायण में यहाँ के लोकल जो कथानक है वहां पर भी हिंदी का प्रयोग बहुधा देखा जाता है। ठीक है, ये बता देंगे। कंक्लूजन बता देंगे कि हिंदी लगभग 40 करोड़ लोगों द्वारा विश्व भर में बोली जाती है, लगभग 400 मिलियन लोगों द्वारा विश्व भर में बोली जाती है और एक प्रमुख संवाद की भाषा है, प्रमुख संवाद की भाषा है। हाल में ही कुवैत द्वारा भारतीयों को ध्यान में रखते हुए हिंदी में आधे घंटे का जो रेडियो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया तथा भारत सरकार द्वारा यूनाइटेड नेशन की भाषा के रूप में इसको स्थापित किए जाने का प्रयास हिंदी को एक वैश्विक या ग्लोबल भाषा बनाने इसको ऐसे बता, इसको क्रांतिकारी कदम है। इसको ऐसे बता सकते हैं कि अब समय है कि जब विश्व की 1/7 या 1/8 जनसंख्या अगर आपकी वो भाषा बोल रही है तो संयुक्त मतलब 1/7 मतलब 100 करोड़ लोग अब इसको समझ रहे हैं, 140 करोड़ समझ रहे हैं। ठीक है, हम 40 करोड़ तो बोल रहे हैं, मतलब 40 करोड़ सो इम्पोर्टेंट रूप से बोल रहे हैं, 75 करोड़ बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट रूप से, 100 करोड़। ठीक है। दूसरा है इसमें एक कीवर्ड जोड़ना है, समाज भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कीवर्ड तो जोड़ना है समाज वैज्ञानिक, बेसिकली हिंदी भाषा का क्षेत्र है तो ये बात ये है कि भौगोलिक विस्तार कितना है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाता है, लेकिन ये समाज भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये वो है कि समाज की भाषा क्या है। तो बोली छोटा रूप हो जाएगा समाज भाषा वैज्ञानिक। ठीक है, मतलब समझने के लिए बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज ए स्टूडेंट बैठा हूँ, ये एज ए टीचर बैठे हैं, तो ये जो कीवर्ड बताएंगे वो क्योंकि मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, इनके पास वो कंटेंट भी मौजूद है, तो ये क्या करेंगे, कंटेंट को अपग्रेड करा देंगे जो चीजें छूट रही हैं, जो हम लोग प्रेजेंटी का कंटेंट बना रहे हैं। हाँ, तो एज अ स्टूडेंट है ना, हम लोग इसको मैं एज ए स्टूडेंट। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं भाषा और बोली में अंतर। अब देखते हैं तुम जो पहला कीवर्ड बताएं इसका इसमें प्रयोग करते हो कि नहीं। अच्छा, एक चीज है, पहले तो आप दबाव नहीं डालेंगे कि हमको ये करना है, नेचुरल अपना लिखने दीजिए। दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, इसमें मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन, इसमें बताऊंगा मैं मेन बॉडी, और इसमें बताऊंगा मैं कंक्लूजन। ठीक है, और इसमें करंट वरेंट जोड़ के थोड़ा सा बताते रहूंगा। अब ये बता देंगे कि भाषाएं, ठीक है, भाषा एवं बोली दोनों ही क्या है, संचार का माध्यम है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में बोली ही विभिन्न चरणों से गुजरकर भाषा के रूप में स्थापित होती है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि दोनों ही बेसिकली समानता बताते हुए कि दोनों ही संचार का प्रमुख माध्यम है। विकास की प्रक्रिया में वो बोली जो विशिष्टता प्राप्त कर लेती है या जो प्रमुख हो जाती है, विभिन्न बोलियों में जो प्रमुख हो जाती है वो भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है भाषाई विकास की प्रक्रिया में। उदाहरण के तौर पर मध्यकाल में अवधी और ब्रिज, जबकि आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देना कि मध्यकाल में लग रहा था कि ब्रिज भाषा संपूर्ण क्षेत्र में छा जाएगी, लेकिन इंट्रोडक्शन कितना, मतलब 150 शब्द का हमको आंसर लिखना है तब नहीं लिख सकते, लेकिन बिल्कुल भाषा बोली में अंतर टिप्पणी है ना 150 शब्द में, तो बस शॉर्ट में अगर प्रश्न में आ जाए कि भाषा और बोली में अंतर उदाहरण से स्पष्ट, हाँ 20 नंबर में आ जाए तो लिख दे, 15 नंबर 20 नंबर में आ जाए तो थोड़ा सा ये लिख सकते। बिल्कुल। मध्यकाल में एक समय ऐसा लग रहा था कि भाषा मतलब वो स्थापित हो जाएगी, लेकिन स्थापित ये हो गई। तो पहला अंतर का जो मेरा वो होगा, फिर मैं टेबल बनाऊंगा। ठीक है, टेबल में पहला अंतर का होगा क्षेत्रीय विस्तार। तो बोल देंगे भाषा का क्या होता है, विस्तृत क्षेत्रीय विस्तार होता है, जबकि बोली क्या होती है, एक छोटे से क्षेत्र में उतारे। उदाहरण के तौर पे वर्तमान बता देंगे भोजपुर रीजन में, या फिर बता दें कुमाऊनी लगभग 20 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है और पहाड़ी बोली है, जबकि हिंदी भाषा लगभग 40 करोड़ लोगों द्वारा बोल के एक विस्तृत हिंदी भाषा का विस्तृत क्षेत्र है। पहली बात ये बता देंगे। दूसरा, भाषा का व्याकरण होता है, बोली का व्याकरण एवं लिपि होना जरूरी नहीं है। भाषा का व्याकरण एवं लिपि भी होती है, बोली का व्याकरण एवं लिपि होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल वही दे देंगे, कुमाऊनी दे देंगे या फिर मैथिली का दे सकते हैं। मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा नहीं है, भाषा हिंदी की भाषा है। नहीं, मैथिली को हम भाषा मानते हैं, इस वजह से भाषा मानते हैं क्योंकि संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त है। तो रिस्क क्यों ले? अच्छा, लेकिन बिहारी हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, मैथिली नहीं पढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ रिस्क क्यों लेना है, बेटर है ना कि भाई जब हमारे पास अदर ऑप्शन है। अभी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैंडरीन का एग्जाम्पल दे देंगे। बेटर यही है ना कि मैंडरीन का एग्जाम्पल देते हैं और इंडो तिब्बती इसका एग्जाम्पल देते हैं, कोई बोली का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा डाइवर्स भी रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि हम एकदम हिंदी पे ही फोकस्ड है। ठीक है, तो मैंने ये बात बता दी, पहला हो गया क्षेत्रीय विस्तार, दूसरा मैंने बता दिया कि व्याकरण,
एवं क्या बताए थे, व्याकरण एवं लिपि। हाँ लिपि। तो दूसरा बता दें व्याकरण एवं लिपि। तीसरा बता देंगे शासकीय दर्जा, तो बोलेंगे बोली को सामान्यतः शासकीय दर्जा नहीं प्राप्त होता है। और भाषा वैज्ञानिक भाई समाज भाषाई वैज्ञानिक दृष्टि से ये क्या होती है, क्षेत्र के आधार पर भिन्नता रखती है बहुत ज्यादा। इसको कंक्लूजन में लिख देना। नहीं कंक्लूजन कुछ और सोचे हैं। अच्छा ठीक है चलो। अभी सोच हमको बताने दो, हम सोच लिए हैं इसका आंसर बहुत जल्दी, मतलब दिमाग में फ्रेमवर्क बन चुका है। तो बोल देंगे कि जबकि हिंदी को बता देंगे उदाहरण के तौर पे, हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत, यहाँ पे ये ऐसे नहीं बताएंगे, बोलेंगे उदाहरण के तौर पे 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शासकीय दर्जा प्राप्त है भारत में, ठीक है, शासकीय दर्जा प्राप्त है, जबकि बोलियों को शासकीय दर्जा नहीं प्राप्त है। चौथा बता देंगे कि प्रयोग का सेक्टर, क्षेत्रक में प्रयोग, तो समानतः जो भाषा होती है, भाषा का प्रयोग अनुसंधान एवं विकास, विज्ञान, लेखन और विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, पत्राचार, कला, संस्कृति, विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जबकि बोलियां केवल मूल तौर पे बातचीत या संस्कृति से ही जुड़ाव रखती है। हाँ बेसिकली लोक जीवन से जुड़ाव रखता है, ये बात बताएंगे। फिर बताएंगे शब्दों का, मतलब यहाँ पे शब्दों का प्रयोग, तो बताएंगे सामान्यतः जो बोली होती है, बोली में देशज शब्द है ना, देशज शब्दों की प्रधानता होती है, देशज शब्दों की प्रधानता होती है, गणता नहीं होती है। हाँ, उदाहरण के तौर पर कबीर बोलते हैं रहट, कबीर अपनी भाषा में मतलब अपनी वाणी में कई बार रहट, पपीहा जैसे जो देशज शब्द है उनका प्रयोग करते हैं। जबकि भाषा क्या होती है, भाषा में देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग उसकी विकास की प्रक्रिया में आता जाता है। उदाहरण बताओ। तो हिंदी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हिंदी बताओ। हिंदी में तद्भव शब्द हो गया तुम्हारा हस्त की जगह हाथ, तद्भव हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं, तद्भव का हो गया, तत्सम का दे दिया हस्त एग्जाम्पल, तद्भव हो गया। हाँ ये भी बता देंगे इसमें ध्वनिकीय शब्द भी होते हैं, जो बोलियां होती हैं, बोलियां में ध्वन्यार्थ शब्द ज्यादा होते हैं, जैसे किलकिल करना, हिनहिनाना, घनघनाना, ये सब शब्द बुढ़वा पिरात बा। हाँ, तो बोली से भाषा में सब शब्द आते हैं। तो ये पांचवा अंतर बताया ना, सेक्टर वाला भी बता दिए। हाँ फिर बता देंगे कई बार क्या होता है, एक अगला पॉइंट बता देंगे, कई बार क्या होता है शासकीय प्रयोजन के कारण या शासकीय सपोर्ट के माध्यम से एक विशिष्ट बोली भाषा बन जाती है, जबकि भाषा हट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अंग्रेज जब भारत आए तो खड़ी बोली हिंदी ने क्या किया, अवधी और ब्रिज को प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, शासकीय भाषा के रूप में अवधी, ब्रिज और फारसी इत्यादि को उस समय प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये 6वां पॉइंट हो गया। कंक्लूजन ये देंगे कि क्या कहते हैं, चूंकि ये विकास के ही चरण है, चूंकि बोली और भाषा ये क्या है, विकास के ही विभिन्न चरण है, विकास के विभिन्न चरण है, अतः और भारत क्या है, नहीं ऐसे बता देंगे यहाँ पे कंक्लूजन ये सोचने देने के लिए कि यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस के अनुसार भारत की इतनी बोलियां संकट नहीं, ये जबरदस्ती हो जाएगा, अंतर पूछा है ना। तो कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि संरक्षित बोलियों को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, जबकि भाषा का विस्तार और तकनीकी प्रयोजन में प्रयोग किए जाने हेतु इसमें अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है। तो ये दे देंगे, क्योंकि विकास के विभिन्न चरण है, तथा विकास के चरण में कई बार बोलियां, भाषाएं विलुप्त भी हो जाती हैं, अतः बोलियों को संरक्षण की आवश्यकता है, जबकि भाषाओं को अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से मानकता, व्यापकता और तकनीकी केंद्र में रखे जाने की आवश्यकता है। अब देखो ये कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में ये भाषा वैज्ञानिक वाला जोड़ सकते हो। बेसिकली जो मतलब मैं इसको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाषा और बोली में जो अंतर होता है, इस भाषा बोली में जाने निश्चयात्मक कसौटी नहीं है, भाषा कभी ठीक है। बेसिकली ये भाषा वैज्ञानिक तौर पे नहीं बल्कि समाज भाषा वैज्ञानिक तौर पे दृष्टिकोण है। यानी कि समाज में जिस बोली को मान्यता मिल जाती है वो भाषा बन जाती है, और समाज में जिस बोली को मान्यता नहीं मिल जाती वो भाषा बोली बन जाती है। जैसे ब्रिज भाषा का एग्जाम्पल हम लोग दे रहे थे। तो शाब्दिक स्तर पे कोई अंतर नहीं है, मूल अंतर है सामाजिक स्थितियों का। तो कंक्लूजन में ये डाल सकते हैं कि ये जो अंतर है ये मूलतः समाज भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अंतर है, जो कि समाज में स्थिति के अनुरूप किसी भाषा को बोली और बोली को भाषा बना सकती है। हाँ बना सकती है, लेकिन यार संरक्षण वाला ज्यादा मेरे हिसाब से अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हो जाएगा। ये अगर मतलब 15 नंबर में पूछे तब के लिए मैं बता रहा हूँ। तब भी कंक्लूजन अगर हम ये बता रहे हैं कि भारत में इतनी भाषाएं संकट में बोलियां, ये भी देखो यूनेस्को का वर्ल्ड एटलस अगर हम देखें, और अलग तरह का कंक्लूजन हो जाएगा। हम ये तो मैं नोट कर ले रहा हूँ, ये भी हम संरक्षण पे बता सकते हैं ना कि भैया हमें बोलियों का संरक्षण, जबकि भाषाओं में विकास, अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है। दोनों के जैसा उदाहरण के तौर पे नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, विभिन्न भाषाओं से इसका कोरिलेशन की आवश्यकता है। ये भी तो एक बार को दे सकते हैं कंक्लूजन, क्या बोलते हो? बिल्कुल दिया जा सकता है। देवनागरी लिपि के सुधारों के प्रयास में काशी नागरी प्रचारणी सभा का योगदान, यही सब याद नहीं होता है, ठीक है। तो ये 1893 में स्थापित हुई थी, 1945। अच्छा आप बता रहे हैं देवनागरी लिपि के विकास में ना, हमारा जो समिति थी, ठीक है। अब ये काशी नागरी प्रचारणी सभा 1800 कुछ में 93। देखो रटने वाला क्वेश्चन है, इसका क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मेरे हिसाब से सवेरे याद करना पड़ेगा और शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना पड़ेगा, वो एकदम मतलब रट्टा मारना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय ही नहीं है असल में, तो ये भूलेगा ही भूलेगा।
तो मैं मान के चल रहा हूँ 1893 में, अभी मान के चल रहा हूँ नागरिक इसकी प्रणाली स्थापना सभा। की गई थी, ठीक है। नहीं नहीं सही है, 1893। 93 सही है, तो 1893 में स्थापना की गई थी। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक बनाने में संस्थागत प्रयासों में इनका अग्रणी योगदान है। अब बता देंगे इनके द्वारा क्या क्या बनाए। तो इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन कराए थे। अब बता देंगे इसके माध्यम से इन्होंने कुछ कुछ सुझाव दिए। पहली बात, ये खड़ी पाई वाला इन्हीं का सुझाव था क्या? बस यहीं से एक बार क्रिएट हो गया तो आंसर आ जाएगा। तो ये लोग क्या किए थे ना, ये जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा वाले हैं, मेरे हिसाब से इन्होंने कहा था कि हिंदी भाषा को और वैज्ञानिक बनाया जाए, देवनागरी लिपि को। तो इन्होंने कहा कि सभी व्यंजनों में देवनागरी के सभी वर्ण खड़ी वर्ण, भाई वर्ण, देवनागरी के सभी वर्ण। थोड़ा मैं कंफ्यूज होता हूँ कई बार, देखो मेरी हिंदी इतनी गई गुजरी है, नंबर आ जाते हैं, नंबर आना, क्योंकि भाई एग्जाम में आपको लिखना होता है ना छोटा सा, तो मैं ये बोल रहा हूँ वर्णों में, सभी वर्णों में खड़ी पाई युक्त किया जाए, जिसमें खड़ी पाई नहीं है। जैसे अ लिखते हैं ऐसे, हाँ, तो अ केवल ऐसे लिखा जाता था अ। हाँ, अब बोले कि खड़ी पाई से युक्त हो तो मतलब अ ऐसे हाँ। लिखा जाए। नहीं, जैसे अभी सुनो हम बता रहे हैं, सभी में खड़ी पाई युक्त बनाया जाए, जिसमें खड़ी पाई नहीं है उसको खड़ी पाई ऐड किया जाए। उदाहरण के तौर पे क अ ये खड़ी पाई युक्त हैं, हाँ। इनको ऐसे ही रहने दिया जाए। लेकिन ट में, र में, ह में खड़ी पाई नहीं है, इसको खड़ी पाई युक्त बनाया जाए। तो पहला सजेशन इन्होंने ये दिया था। दूसरा सजेशन इन्होंने ये दिया था, वर्ण है, वर्ण आधा, अगर हमें वर्णों में मतलब पूर्ण वर्ण लिखना है, पूर्ण वर्ण लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्वर ऐड करके, यानी खड़ी पाई बेसिकली वर्णों में स्थित, वर्णों में उपस्थित स्वर को बताएगा, खड़ी पाई वर्णों में उपस्थित स्वर को बताएगा, जबकि खड़ी पाई हटा लेने पे जो वर्ण उपलब्ध होंगे वो स्वर रहित। ठीक है, जैसे प लिखना है तो आधा आधा प लिखेंगे, वो स्वर रहित होगा, या पा लिखना है मान लो तो स्वर रहित वर्ण आधा प, आधा प, फिर स्वर सहित वो वर्ण मात्रा। पूरा खड़ी पाई युक्त। तो ये दूसरा सजेशन था। तीसरा सजेशन था, इन्होंने मात्राओं को वैज्ञानिक बनाने के लिए एक सुझाव दिया कि सभी मात्राओं को ऊ की मात्रा के आधार पर बताया जाए। तो जो मात्राएं ऊपर, मतलब जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर जाती हैं, इनको अलग से खड़ी पाई के ऊपर दिखाया जाए, और जो मात्राएं नीचे जाती हैं इनको अलग से खड़ी। स्वर जिह्वा से उच्चारित होती है, मतलब स्वर कंठ से उच्चारित होता है। ठीक है नीचे जाती है, बताओ। हाँ, मतलब हम तो ऐसे आती है, पता नहीं, ठीक मतलब है। एक बार अभी यही एक्सप्लेन करेंगे उसको। मुझे भाई रटा हुआ है एकदम, कोशिश कर रहा हूँ रटने की, लेकिन याद नहीं होता, बहुत पहले का रटा हुआ है। जैसे मानू लिखना है तो कू, तो उसको लिखेंगे क ऊ, कऊ, ऐसा टाइप का। तो ऊ की मात्रा के आधार पे छोड़ो यार, हाँ। जैसे आ लिखना है तो ऊ पे आ की मात्रा रहेगी, है ना, इस तरह से इसको उच्चारित किया जाए। ठीक है। तो इन्होंने 3 सजेशन दिया। फिर बता देंगे कि इनका कोई सजेशन स्वीकार नहीं हुआ, ठीक है, इनका कोई सजेशन स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने वैज्ञानिक बनाने का अपना प्रयास जारी रखा। इसको बता सकते हैं कि समय समय पर अनुसंधान वगैरह के प्रयास किए गए। थोड़ा सा इसको इसी में इलिब्रेट करना है। भाषा को मानकीकृत करने पर जोर दिया। 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा क्रिएट कर दो कि भाषा को मानकीकृत करने पर जोर दिया। भाई क्यों नहीं इनकी सिफारिशें मानी गई? क्योंकि ये स्थानिकता पे जोर नहीं देते थे। स्थानिकता का मतलब जैसे किसी भाषा में स्थानीय शब्द जुड़ गया तो उनका मानना था मतलब ये कट्टर स्वभाव के थे। ऐसा था। हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो चाचा के लड़के की ताऊ के लड़के थे वही चाचा के लड़के की चाची मौसी, पता नहीं कौन, मतलब प्रताप नारायण मिश्र, कृष्णदास, शायद राधा कृष्णदास थे। पता नहीं इसको भाई। इसमें मेरे हिसाब से एक तो ये हो जाना चाहिए, कौन इंट्रोडक्शन में ये चीज जाना चाहिए कि कौन इसको बनाया था, कब बनाया तो था। रुको एक मिनट सर्च कर लो। तो मेरे हिसाब से यही देख लिया जाए ना। तो इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से कौन कब बनाया था, फिर क्या क्या प्रयास किया। तो एक तो सुझाव दिए थे वैज्ञानिक बनाने के, और कुछ भी प्रयास है जो मानकीकरण के, वो भी था। अच्छा, इसमें हम लोग तुलना कर सकते हैं किशोरीदास वाजपेयी और हाँ, ये क्या नाम था उनका, जो वो पहला केलाग नहीं, बता रहे क्या बता रहे, कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। तो किशोरीदास वाजपेयी और कामता प्रसाद गुरु की व्याकरणिक सुधार की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। ये इंट्रोडक्शन 16 जुलाई 1893 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। हम क्या बोले थे? चाचा ताऊ के लड़के। तो फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास इसके पहले अध्यक्ष, ठीक है, राधा कृष्ण दास, हाँ, काशी नागरिक प्रचारणी सभा। हाँ, फुफेरे भाई थे। और उसमें क्या नाम है, ये भी थे, ये जो संकलन किए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन है टिप्पणी वाला। बाबू श्याम सुंदर दास जो संकलन करता था। हाँ, ये कबीर की वाड़ी, कबीर अमृतवाणी, कबीर का श्याम सुंदर दास, ठीक है, ये तीनों लोग थे। वीरा कुआंग, ठीक है। तो हमारा 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आज इतने पे रन दिया जाए। तो सभी लोग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ऐसे आंसर राइटिंग आप लोग सिखाई जाए, क्योंकि यार देखो फॉर्मलाइजेशन का हम लोग पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहता है। और अच्छी बात है, 3 क्वेश्चन 22 मिनट मेरे हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ है, ठीक है। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।